हेलो दोस्तों, ए टू जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे चार्टर एक्ट 1793 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को। अब ब्रिटिश संसद को क्या आवश्यकता पड़ी कि चार्टर एक्ट 1793 पारित करना पड़ा। इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट पारित किए 1773 का, इसके बाद पारित किए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, बीच में सेटलमेंट एक्ट 1781 और इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद 86 में भी एक अधिनियम पारित किया गया था जिसे 1786 का अधिनियम कहा जाता है। इसके बाद भारत में प्रथम जो चार्टर एक्ट पारित किया गया, प्रथम चार्टर एक्ट पारित किया गया 1793। ये क्यों पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों तक भारत में एकाधिकार प्रदान किया जाए, ऐसा व्यवस्था किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। उसी को 20 वर्ष होने पर उसका समीक्षा किया गया, तब चार्टर एक्ट पारित किया गया 1793 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में भी कुछ संशोधन किया गया और जोड़ दिया गया चार्टर एक्ट 1793 में जोड़ दिया गया। तो याद रखिएगा, जो 1793 का चार्टर एक्ट पारित किया गया वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कुछ संशोधन किया गया और नए सिरे से एक चार्टर एक्ट 1793 पारित किया गया और इसमें बहुत सारे प्रावधान भी जोड़े गए ब्रिटिश संसद के द्वारा, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को और पूर्ण रूप से नियंत्रण किया जा सके। ठीक है, तो अब यह समझिए कि जब चार्टर एक्ट 1793 पारित किया गया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, वहां के राजा और बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिए, जो चार्टर एक्ट 1793 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पूछा जाए कौन थे, तो याद रखिएगा विलियम पीट द यंगर। विलियम पीट द यंगर वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जो पारित किया गया था उसके दस्तावेजों को संशोधन किए और ये प्रस्ताव के रूप में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रस्तुत किए, यानी बिल के रूप में। पहले तो प्रस्ताव के रूप में, फिर नहीं, हाउस ऑफ कॉमन से पारित हो जाएगा तो बिल हो जाएगा, विधेयक हो जाएगा, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी पारित हो जाएगा तो ये भी विधेयक हो जाएगा, और जब राजा हस्ताक्षर कर देंगे तो ये अधिनियम या चार्टर एक्ट के रूप लेगा। तो 1793 का चार्टर एक्ट पारित किया गया था। किसने बिल प्रस्तुत किए थे? तो विलियम पिट द यंगर, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। अब दूसरा कहा जाए तो वहां ब्रिटेन का क्राउन कौन थे? क्राउन यानी राजा कौन थे? तो याद रखिएगा जॉर्ज तृतीय। जॉर्ज कौन? तृतीय। कहां का राजा? ब्रिटेन का राजा जॉर्ज तृतीय। इन्होंने हस्ताक्षर किए, तब चार्टर एक्ट 1793 पारित किया गया। अब प्रश्न बनता है कि जब चार्टर एक्ट 1793 पारित किया गया था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहां पे याद रखिएगा बंगाल का गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कौन? कॉर्नवालिस। ठीक है, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल के अंतिम चरण में चार्टर एक्ट 1793 पारित किया गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बनते हैं और पूछा जाता है। इसके बाद ये आप समझिए कि 1793 का जो प्रावधान किया गया इसमें क्या क्या जोड़ा गया, जहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला जो प्रावधान जोड़ा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है,
यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का यह प्रावधान किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही किया गया था कि व्यापारिक एकाधिकार भारत में 20 वर्षों तक यह कार्य करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में होगा। लेकिन 93 जब आया 1793, उसमें भी प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अगले 20 वर्षों तक और क्या व्यापारिक एकाधिकार स्थापित, यानी व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में रहेगा, ऐसा फरमान जारी किया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा चार्टर एक्ट 1793 में। दूसरा प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में रेगुलेटिंग एक्ट के समय यानी 1773 के समय 4 सदस्य थे, ठीक है। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के समय कितने सदस्य? 3 सदस्य का प्रावधान किया गया था। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया था कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद के निर्णयों को रद्द भी कर सकते थे कौन? गवर्नर जनरल। लेकिन चार्टर एक्ट 1793 में यह प्रावधान किया गया कि कौन कौन विषयों को गवर्नर जनरल रद्द कर सकते हैं, यानी साफ साफ उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद के निर्णयों को कौन कौन विषयों को रद्द कर सकते हैं। तो पहला विषय यानी शांति व्यवस्था, ठीक है, शांति व्यवस्था के विषयों को रद्द कर सकते हैं कौन? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद के शांति व्यवस्था को रद्द कर सकते हैं, ठीक है, कौन? गवर्नर जनरल रद्द कर सकते हैं। दूसरा सुरक्षा संबंधी मामले को रद्द कर सकते हैं। यदि मान लिया जाए गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद सुरक्षा से संबंधित कुछ सुझाव देते हैं गवर्नर जनरल को, तब गवर्नर जनरल उसे मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। यहाँ पे रद्द करने, अस्वीकार करने का अधिकार दे दिया गया है किसको? गवर्नर जनरल को। तीसरा, अंग्रेजी क्षेत्रों में, अंग्रेजी प्रदेशों के हितों, याद रखिएगा, अंग्रेजी प्रदेशों के हितों से जितने संबंधित विषयों पर क्या कर सकते हैं? अस्वीकार कर सकते हैं। यह समझिए कि अंग्रेजी प्रदेशों के हितों से संबंधित जितने विषय या जितने भी मामले हैं, ये सभी मामलों पर गवर्नर जनरल अस्वीकार कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन विषयों पर गवर्नर जनरल स्वीकार कर सकते हैं, यानी मानना अनिवार्य होगा, इनके निर्णयों को मानना अनिवार्य होगा गवर्नर जनरल को। कौन कौन विषय? तो न्याय से संबंधित विषयों को मानना अनिवार्य होगा, अस्वीकार नहीं कर सकते। दूसरा, विधि के विषयों पर मानना अनिवार्य होगा, अस्वीकार नहीं कर सकते। और तीसरा, कर से संबंधित कोई भी निर्णय यदि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद देते हैं तब गवर्नर जनरल को मानना होगा ये। लेकिन ये सभी सलाह, इसको मानना या ना मानना इस पे निर्भर करता है, लेकिन अस्वीकार कर सकते हैं, ये अधिकार प्राप्त है किनको? दिया गया गवर्नर जनरल को। किस चार्टर एक्ट में? तो 1793 का चार्टर एक्ट में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रावधान जोड़े गए। अब तीसरा जो प्रावधान जोड़ा गया, ये किया गया कि गवर्नर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी भ्रष्टाचार था, तीसरा प्रावधान वेतन से संबंधित। ये समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को वेतन देने का, चाहे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हो, ठीक है, ये सभी कर्मचारियों का वेतन देने का प्रावधान ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ईस्ट इंडिया कौन? कंपनी करेगी। लेकिन कहां से? तो भारतीय कोष से। भारतीय क्या? कोष से, ठीक है ना, याद रखिएगा, भारतीय कोष से ये प्रावधान करेगी, ठीक है। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसा प्रावधान पहले
इसके पहले 1793 के पहले क्या होता था कि ब्रिटिश कोष से दिया जाता था। ब्रिटिश क्या कोष से इन लोगों का वेतन दिया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वेतन दिया जाता था ब्रिटिश कोष से। इसमें क्या होता था, तो वेतन कम मिलता था और नियमित रूप से वेतन नहीं मिलता था। ठीक है, वेतन एक कम भी मिल रहा है और नियमित रूप से नहीं मिल रहा है। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों और व्यापारियों और अधिकारियों में भ्रष्टाचार क्या होने लगा, बढ़ने लगा, व्यापक रूप से बढ़ने लगा, यानी भ्रष्टाचार में लिप्त रहने लगा। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी। तो अब क्या किया गया, तो वेतन डायरेक्ट ब्रिटिश कोष से ना देकर डायरेक्ट कहां, तो भारतीय कोष से, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय कोष से देने जाने का फरमान हुआ। चार्टर एक्ट 1793 में ऐसा फरमान जारी किया गया। इससे क्या होगा कि वेतन में वृद्धि कर दिया गया, ठीक है, और नियमित वेतन दिया गया और भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए एक समाधान कोशिश किया गया। ठीक है, चौथा जो प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखिएगा चौथा प्रावधान, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये डायरेक्टर्स है, इनके शेयर को 10% क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। 10% शेयर यानी लाभांश, याद रखिएगा, लाभांश को क्या किया, लाभांश को बढ़ा दिया गया। कितना प्रतिशत? 10%। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स जो संचालक थे उनके शेयर को 10% बढ़ा दिया गया। लाभांश को कितना प्रतिशत? 10% तक बढ़ाने का फैसला किया गया। किस चार्टर एक्ट में? तो चार्टर एक्ट 1793 में यह प्रावधान किया गया। इसके बाद पांचवा जो प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में यह प्रावधान किया गया कि इसमें एक अध्यक्ष होंगे, एक क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे, और इसके बाद दो जूनियर क्या होंगे, सदस्य। 2 जूनियर सदस्यों की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। किसमें? बोर्ड ऑफ कंट्रोल में एक अध्यक्ष और 2 जूनियर सदस्यों का व्यवस्था का प्रावधान किया गया। किस चार्टर एक्ट में? तो चार्टर एक्ट 1793 में किया गया। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से चार्टर एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल में एक अध्यक्ष और 2 जूनियर सदस्य की व्यवस्था का प्रावधान किया गया? 4 ऑप्शन देगा। 1813 का चार्टर एक्ट, 1873 का 1833 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट या 1853 का चार्टर एक्ट। कौन सा होगा? तो चार्टर एक्ट 1793 में प्रावधान किया गया। इसके बाद छठा प्रावधान क्या किया गया जी? तो छठा प्रावधान यहां पे किया गया कि जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं या ब्रिटेन के कोई छोटे बड़े व्यापारी है, ये सभी को भारत में व्यापार करने के लिए, याद रखिएगा, भारत में क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए सभी कर्मचारी या अधिकारी या व्यापारी, कर्मचारी अधिकारी या व्यापारियों को, यहां पे कर्मचारी अधिकारी या व्यापारियों को क्या करने का प्रावधान किया गया? तब इनको व्यापार के लिए लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया। लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया। कौन लाइसेंस देगी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको सरल भाषा में समझिए। ब्रिटिश संसद के द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया। चार्टर एक्ट 1793 में यह कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को या व्यापारियों को भारत में व्यापार के लिए या
ब्रिटेन के कोई छोटे या बड़े व्यापारियों को जो भारत में व्यापार करना चाहते हैं उन लोगों को लाइसेंस देगी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी लाइसेंस देगी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसा प्रमाण जारी किया गया, यानी फरमान जारी किया गया चार्टर एक्ट 1793 में। अब यह हुआ कैमा पांचवा प्रावधान, सॉरी छठा प्रावधान। सातवां प्रावधान क्या किया गया? सातवां प्रावधान किया गया बहुत ही महत्वपूर्ण कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी यदि भारत में जितने खर्चे हैं, यानी खर्चों को समाप्त कर, जितने खर्चों को समाप्त कर जितना भी आय है, इसमें सारे खर्चा हुआ, आय आया और उसमें खर्चा हुआ, तो जितना खर्चा को काटकर 5 लाख पाउंड, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण, 5 लाख पाउंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार को देना होगा सालाना। कैसा? सालाना देना होगा, यानी वार्षिक देना होगा। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सारे खर्चों को काट कर उसमें से 5 लाख पाउंड ब्रिटिश सरकार को सालाना देने का प्रावधान किया गया चार्टर एक्ट 1793 में। ऐसा प्रावधान किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण और यहां से प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो ये प्रावधान किया गया। और आठवां क्या प्रावधान किया गया जी? आठवां जो प्रावधान किया गया यहां पे, तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को और बढ़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार क्षेत्र था उसे और क्या कर दिया गया? और इसे बढ़ा दिया गया। ठीक है। नौवां क्या किया गया जी? नौवां प्रावधान यहां पे, तो भारतीयों, याद रखिएगा, भारतीयों का व्यक्तिगत अधिकारों, यहां पे समझिए, भारतीयों के व्यक्तिगत अधिकारों और संपत्तियों, और क्या? संपत्तियों पर नियंत्रण, याद रखिएगा, नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया गया। किस चार्टर एक्ट में? तो चार्टर एक्ट 1793 में ऐसा प्रावधान किया गया। अब ये सरल भाषा में समझिए कि चार्टर एक्ट 1793 में यह प्रावधान किया गया कि भारतीयों पर व्यक्तिगत अधिकारों और इनके संपत्तियों को नियंत्रण करने का शुरुआत किस चार्टर एक्ट में किया गया? तो 1793 में कहा गया कि भारत में व्यापारियों या किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों और संपत्तियों पर नियंत्रण किया जाए, उसको जांच पड़ताल किया जाए। ऐसा प्रावधान करने का प्रावधान जोड़ा गया चार्टर एक्ट 1793 में। और क्या जोड़ा गया जी? बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10वां प्रावधान क्या जोड़ा गया? तो 10वां यहां पे प्रावधान जोड़ा गया कि जो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद, 10वां प्रावधान, ठीक है, 10वां प्रावधान, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में 3 सदस्यों का प्रावधान पिट्स इंडिया एक्ट में किया गया था। इसमें से मुख्य सेनापति का भी प्रावधान किया गया था। लेकिन चार्टर एक्ट, यहां पे लिख देते हैं, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793 में क्या किया गया कि जो मुख्य सेनापति है इनको गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में शामिल नहीं करने का प्रावधान किया गया। यानी गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में मुख्य सेनापति शामिल नहीं होगा, ऐसा प्रावधान चार्टर एक्ट 1793 में किया गया था। लेकिन पिट्स इंडिया
73 में प्रावधान किया गया था कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में 3 सदस्य होंगे, 4 से घटाकर 3, और इसमें मुख्य सेनापति होंगे, ऐसा प्रावधान था। लेकिन चार्टर एक्ट 1773 में मुख्य सेनापति को हटाने का प्रावधान किया गया। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह अधिकार दे दिया गया कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में मुख्य सेनापति को रखना है या नहीं रखना है, यह निर्णय कौन? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेगी। ठीक है, अब यहां पे समझिए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल यदि नामित कर देता है, मनोनीत कर देता है कि हां मुख्य सेनापति होना चाहिए गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में, तब होगा। यदि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं चाहती है कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में मुख्य सेनापति नहीं होंगे, तब नहीं होगा। ऐसा प्रावधान चार्टर एक्ट 1793 में किया गया। ठीक है, अब ये समझिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण यहां से प्रश्न पूछा जाता है। 11वां प्रावधान क्या किया गया जी? तो 11वां प्रावधान का किया गया कि गवर्नर जनरल यदि बाहर जाते हैं, कहां से? बंगाल से। समझिए, गवर्नर जनरल या कोई अधिकारी, गवर्नर जनरल यदि बंगाल से बाहर चले जाते हैं, तब उनके स्थान पे कौन कार्य करेगा? तो कार्यकारिणी परिषद के एक सदस्यों को उपाध्यक्ष नियुक्त करेंगे। उपाध्यक्ष क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे, और गवर्नर जनरल के स्थान पर यही काम करेंगे। कब तक? जब तक गवर्नर जनरल वापस बंगाल नहीं चले आते हैं। ऐसा प्रावधान किया गया चार्टर एक्ट 1793 में। फिर से समझिए सरल तरीके से, गवर्नर जनरल यदि बंगाल से कहीं बाहर चले जाते हैं, चाहे बम्बई या लंदन, तब गवर्नर जनरल क्या करेंगे? कार्यकारिणी परिषद से एक सदस्य, विश्वसनीय सदस्य को एक उपाध्यक्ष नियुक्त करेंगे, और बंगाल में सारा कार्यकाल यही करेंगे। जब ये वापस चले आएंगे बंगाल में, तब इनका कार्य समाप्त होगा। अब अपने हाथ में कौन कार्य ले लेंगे? तो गवर्नर जनरल। ऐसा प्रावधान किया गया। अब 12वां प्रावधान क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोई भी कर्मचारी या अधिकारी, ठीक है, कर्मचारी हो या अधिकारी हो, बिना अनुमति के, किसके अनुमति? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बिना अनुमति से ये अपने जहां पे ड्यूटी कर रहे हैं वहां से छोड़कर नहीं जा सकते। मतलब ये है कि भारत में कोई भी उच्च अधिकारी कार्यरत है और वो बिना अनुमति लिए हुए लंदन चले जाते हैं या कहीं चले जाते हैं, तब इनके सदस्यता क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यानी समझिए कि इस्तीफा माना जाएगा। ऐसा प्रावधान चार्टर एक्ट 1793 में किया गया। यानी सरल भाषा में समझ लीजिए कि कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्च अधिकारी हो, वो यदि कहीं जाना चाहता है, यानी लंदन या और कहीं, तो अपना अनुमति लेना पड़ेगा। किससे? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लेना पड़ेगा। यदि बिना अनुमति के चले गए तो समझिए उसका त्यागपत्र है, इस्तीफा माना जाएगा। ऐसा प्रावधान जोड़ा गया चार्टर एक्ट 1793 में। इसके बाद और क्या किया गया जी? तो समझिए यहां पे 13वां प्रावधान इसमें जोड़ा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13वां जोड़ दिया गया कि भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार विस्तारवादी नीति का सूचक माना गया। यानी भारत में ब्रिटिश सरकार विस्तारवादी नीति का सूचक किसमें माना गया? तो चार्टर एक्ट 1793। मतलब यह है साधारण शब्दों में कि चार्टर एक्ट 1793 में यह प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश सरकार
ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूरी तरह से नियंत्रित स्थापित यानी नियंत्रण कर लिया है। अब ये इसका विस्तारवादी नीति का सूचक इस एक्ट को माना गया है। कौन सा एक्ट? 1793 का। अब क्या होता है कि जितने भी पहले जो क्षेत्र था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में था, अब पूर्ण रूप से किसके अधिकार क्षेत्र में चलाया? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार क्षेत्र में चलाया। नाम मात्र का व्यापारिक एकाधिकार दे दिया गया 20 वर्षों के लिए। किसको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य करेगी, यह प्रावधान किया गया चार्टर एक्ट 1793 में। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अब प्रतिनिधि के रूप में काम करेगी। किसका? तो क्राउन का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगी। कौन? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। यह प्रावधान किया गया। ठीक है, तो आपने ये चार्टर एक्ट 1793 को विस्तार से समझे हैं। ठीक है, आज यहीं तक। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।